जी। सही बात। अच्छे बिंदु उठाए आपने, और शायद बीच-बीच में मेरा बहुत बार मन करता है, क्योंकि मैं हमेशा गांधी, नानक, बुद्ध को हमेशा कोट करता हूँ, महावीर को कोट करता हूँ। मकसद ये है कि नैतिकता के ऊपर जो एक बात होती है वो चलती रहे, और इस विषय पर अगर बात हम करना ही बंद कर देंगे तो फिर समाज तो वैसे ही गर्त में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई तो जागृति आए, कोई तो एक कैंडल जले कहीं ना कहीं। सुनील जी, आपके पास आता हूं। बहुत जोर शोर से कहा जाता है हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं ब्रिटेन को पछाड़कर, और हम अगले 10 सालों के अंदर जर्मनी और जापान को पीछे करके तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हो सकता है इकोनॉमिकली हम हो भी जाएं, आलोक जी भी बड़े अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, लेकिन क्या हम नैतिक रूप से कहीं जापान और जर्मनी के सामने टिकते हैं साहब? क्या कभी ऐसा होगा कि हम जापान और जर्मनी की नैतिकता के स्तर पर आ पाए? इसलिए कहते हैं कि दुनिया में जब कंट्री कोई ग्रेट बनता है, महान बनता है, तो पैसे से महान नहीं बनता है, वो नैतिकता के बल पर, सच्चाई के बल पर महान बनता है। अगर पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति फेमस है जिसके पुतले सबसे ज्यादा देशों में हो, तो गांधी है, क्योंकि नैतिक बल है वह। मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी, इवन मोदी जी के जाने के बाद, उनका कभी पुतला नहीं लगेगा, क्योंकि वो नैतिकता के पुजारी कभी नहीं रहे, और जो अनैतिकता के पुजारी रहे उनके पुतले नहीं लगते हैं साहब। तो हम भले ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए 2030-2035 तक, लेकिन उससे हम जापान और जर्मनी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके नैतिकता के स्तर इतने बड़े हैं कि हम शायद अगले 100-200 साल भी लगा ले तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, और हमारी गिनती फिर से उन्हीं देशों में होगी जो अनैतिकता के गर्त में गिरे हुए हैं। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। नैतिकता के अभाव में कोई भी प्रगति अस्थायी नहीं हो सकती है, और नैतिकता विहीन प्रगति आत्मा विहीन हाड़ मांस का व्यक्ति एक पुतला केवल है। जैसे अगर व्यक्ति की आत्मा मर जाए तो वो केवल हाड़ मांस का एक पुतला मात्र रह जाता है, वैसे ही नैतिकता के भाव में आपका जीवन हो जाता है। आप कुछ कर नहीं सकते। भौतिक समृद्धियां कभी आपको सुख नहीं दे सकती। भौतिक समृद्धियां कुछ आपको सहूलियतें दे सकती हैं, और सहूलियतें और सुविधाएं सुख का पर्याय नहीं है, प्रसन्नता का पर्याय नहीं है। अगर आपकी उपलब्धियां ऐसी नहीं हैं जिन उपलब्धियों को आप अपने लिए साबित कर सकें, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर, जिनको आपने हासिल नहीं किया है, जिन उपलब्धियों के लिए आपके पास अपने पक्ष में कोई तर्क नहीं है, उन उपलब्धियों से आप सुखी नहीं हो सकते। स्थिति है ये सार्वजनिक जीवन में जो हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं, मैंने हर व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, सामने वाले के पास जो वो व्यक्ति है वो नैतिकता का उसके जीवन में नैतिकता का कोई मतलब नहीं रह गया। मैंने अभी पिछले दिनों एक आलेख पढ़ा था सम्मानित राज्यसभा के उपसभापति महोदय का, हरिवंश जी का, और उन्होंने बड़े व्यापक तरीके से लिखा था कि किस तरीके से समाज में नैतिकता गायब होती जा रही है, और उन्होंने जितने भी उदाहरण दिए हैं वह नौकरशाही के उदाहरण दिए कि किस तरह से लोगों के उन्होंने अपना उदाहरण नहीं दिया, अपना उन्होंने उदाहरण किसान बिल कैसे पास किया था। मैं यही कहने जा रहा हूँ। नहीं, उतना ही नहीं, सवाल यह है कि आप तो दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपकी जिस राजनीतिक दल से आप आते हैं उस राजनीतिक दल से सत्तारूढ़ दल का संबंध खत्म हो गया। आपने तो नैतिकता नहीं दिखाई पार्टी छोड़ने की, उस पद को छोड़ने के लिए। एक बार कहते कि नहीं साहब, अब जनता दल यू से जेडीयू से कोई तालमेल नहीं है और मैं अपना पद छोड़ता हूँ, या आप कहिए कि मैं जनता दल यू में नहीं हूँ। जनता दल यू तो सर उन्हें गद्दार कह रहा है, ओपनली कह रहा है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ। जनता दल यू क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, वो एक अलग, वो भी एक विषय है। लेकिन जब आप नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं दुनिया से, तो आप खुद अपना क्या प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं? जब राज्यसभा में जिस समय आप आप सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए थे और विपक्ष के नेता, विपक्ष के सदस्य किसान बिल के ऊपर मत विभाजन की बात कर रहे थे, आपने उनकी बात नहीं सुनी। किस नैतिकता का आपने परिचय दिया? पूरे देश ने देखा।
बिना किसी बहस के तमाम तरह के बिल आपने पास करा दिए। आपने एक बार भी नहीं कहा कि सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उसमें नैतिकता की मांग है। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, लोग हमको देखते हैं, हमारा अनुसरण करते हैं कि हम किस तरह का व्यवहार करते हैं। आपने एक बार बात नहीं कही। तो प्रवृत्ति ये हो गई है कि देश में चंद्रशेखर आजाद की जरूरत तो है, लेकिन वो मेरे घर में न पैदा हो, वो पड़ोसी घर में पैदा हो। नैतिकता की जरूरत है, नैतिक आचरण की जरूरत है, लेकिन उसका पालन मुझे नहीं करना। उसकी उम्मीद हम सामने वाले से करते हैं कि वो उसका पालन करे। और सवाल यह है कि अगर कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति, घोषित रूप से अपराधी, जिसका आम शोहरत एक अपराधी की तरह से, अनैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की तरह से है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का जिस पे आरोप है, अगर वो अनैतिक हो जाता है तो बात समझ में चलेगी। एक बार हम समझ भी सकते हैं कि साहब इस व्यक्ति को गलत और सही का बोध नहीं है। लेकिन जो अपने आप को नैतिकता का मूर्त रूप मानते हैं, वो कहते ही है कि मैं पैदा ही हुआ हूं नैतिकता सिखाने के लिए। अब वह जब इन चीजों की परवाह, इन मूल्यों और परंपराओं की परवाह नहीं करते तो उससे समाज बहुत आहत होता है। जैसे कोई शिक्षक जब अनैतिक होता है तो उसका बहुत ही व्यापक से समाज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम शिक्षक को देख करके बड़े होते हैं। किसी अन्य पेशे में हो सकता है कि उसका असर न पड़ता, लेकिन ये इस तरह की स्थितियां, जो लोग आज सत्तारूढ़ में हैं, सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, सत्ता में जो लोग आज मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि हम भारत देश निर्माण के लिए हम आए, नैतिकता हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, समाज हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, राष्ट्रीय एकता हमारा उद्देश्य है, नैतिकपूर्ण जीवन हमारा अभिष्ट है। हम इसी सीख, प्रशिक्षण और उद्देश्य के साथ सार्वजनिक जीवन में आए। जब ऐसी तरह के लोग नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते बल्कि उसका घोर उल्लंघन करते हैं तो समाज में और बिखराव पैदा होता है, अविश्वास के हालात और ज्यादा बनते हैं। किस नैतिकता की आप बात कर रहे हैं? जो लोग माने समाज को सरकार के द्वारा, सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा गुमराह किया जाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप कह सकते हैं कि साहब हम सांख्यिकी हमेशा सच्चाई नहीं बताती। आप हो सकता है गुणागणित में आप संख्या के आधार पर, सांख्यिकी के आधार पर आप ये कहें कि देश, भारत हमारा देश दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था हो गई है। संभव है हो गई हो, मैं अर्थशास्त्र का जानकार नहीं हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप 5वीं अर्थव्यवस्था होगी पूरी दुनिया की, तो क्या इस देश के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई? क्या इस देश के लोगों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन आ गया? क्या इस देश में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ गए? क्या इस देश में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई? क्या 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बाद इस देश में औद्योगिकीकरण की गति तेज हो गई? क्या इस देश में 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद से जो कामगार श्रेणी के लोग हैं उनके जीवन में सुधार आ गया, उनकी पगार बढ़ गई, उनकी आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो गई? क्या हो गया? 5वीं अर्थव्यवस्था होने से जो समाज को लाभ होने चाहिए थे, क्या एक भी लाभ दिखाई पड़ता है? अगर आप ये कहते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था में लेन देन इतनी बढ़ गई है, तो आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि उसमें महंगाई का स्तर क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति कितनी गिरती चली जा रही है, लोग रोजगार के लिए कितने परेशान हैं? आप एक तथ्य बता करके आप समाज का विश्वास थोड़ा अर्जित कर सकते हैं। तो ये तो गुमराह करने की स्थितियां हैं। और अब ये बात और भी उस समय संकट पैदा करती है जो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो नैतिकता हमारा आदर्श है, हम उसके बगैर तो रह नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति हो, किसी जीवन में हो, खासतौर से ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया देखती, पूरा समाज देखता है, उनका अनुकरण करता है, ये हमारे नेता, हमारे नायक हैं, जिनको देख करके लोग अपने आचरण को निर्धारित करते हैं कि देखिए फला व्यक्ति। गांधी क्यों आदर्श हमारे हैं, आज भी हैं, इतने वर्षों के बाद भी हैं, कि उन्होंने जो कहा उसको जिया। जो कहते हैं आप और उसको जीते नहीं है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी विश्वसनीयता और खत्म होती चली जाती है। हम अपने देश में हमेशा से इसीलिए एक नैतिकतापूर्ण आचरण का हमारे समाज के लोगों का बल रहा है, हमारे जो भी आदर्श रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और यह स्थिति इतनी भयावह है कि व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में अविश्वास बनता चले जा रही है, और यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। जी जी।